सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? आशा करता हूं कि सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज का हमारा चैप्टर है संख्याएं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और गुणा के कुछ शॉर्टकट्स हैं और भाग करने के कुछ शॉर्टकट्स इसमें दिए गए हैं। संख्याएं एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि 6ठी क्लास से लेके 10th क्लास, उसके बाद आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो सभी में इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। संख्याओं के बारे में ना बिल्कुल हम इस बार बिल्कुल ही बेसिक से हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार का आपके मन में संशय नहीं रहेगा। अगर आपको कोई भी संशय आता है तो आप इसमें कमेंट्स कर सकते हैं, जो भी आपको होगा तो उसको आपको अगली कोई या तो स्पेशल अलग से वीडियो बना दी जाएगी या आपके कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाएगा और आपके फिर वहाँ जाके बढ़िया से आपको दोबारा से समझा दिया जाएगा। पर इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है आपको, बिल्कुल बेसिक है ये मैथ का, ये आना आपको बहुत ही ज़रूरी है। ये पूरी लाइफ कहीं ना कहीं आपको आएगा। इसमें हम नंबर सिस्टम चैप्टर में जो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है उसमें भी इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी। तो जो कुछ भी आपको इसमें डाउट होता है, कुछ भी होता है, तो कमेंट्स करके आप ज़रूर इसके बारे में पूछें, नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। अभी इसमें संख्या होती क्या है आपको ये पता होना चाहिए। संख्या, फिर उसके बाद हम आपको डिजिट बताएंगे, डिजिट क्या होते हैं। सभी चीज़ों का ना आपको बिल्कुल परिभाषा भी आपको बताई जाएगी। उसके बाद एग्जाम्पल देके आपको पूरा समझाया जाएगा उदाहरण के साथ में कि क्या चीज़ें होती हैं उसमें। इसमें बिल्कुल किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए आपके माइंड में, ठीक है। बिल्कुल क्लियर करके आपको चलना है। अगर आपको लगता है किसी भी संशय में, आपको कमेंट्स करके पूछ लेना है, ठीक है। तो इसमें संख्याओं की उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, क्या गुण होते हैं, कि उनको किन गुणों के आधार पर और विशेषताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है, इसके बारे में आपको बिल्कुल ही आसान भाषा में समझाने का मेरे द्वारा प्रयास किया गया है। मैं इसमें आपको ना बेसिक से बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कोशिश करूँगा बिल्कुल बेसिक से समझाने के लिए कि आपको किसी भी प्रकार की कोई डाउट ना आए। तो भी हम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संख्याएं क्या होती हैं, नंबर्स क्या होते हैं, कि जिन अंकों का प्रयोग संख्या लिखने के लिए किया जाता है। अंक मीन डिजिट्स, कौन कौन से वो अंक होते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। टोटल 10 अंक होते हैं, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, हमारे केवल 10 ही डिजिट होते हैं जिससे कि संख्याएं बनती हैं। इनका आपको बिल्कुल समझ में होना चाहिए कि संख्या और डिजिट में क्या डिफरेंस होता है। अंक हमारे कितने होते हैं? 10 होते हैं, 0 से लेके 9 तक। और संख्याएं क्या हैं? संख्याएं अनगणित होती हैं, 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू इन्फिनिटिव तक। 10, 11, 12, 100, 1000, 1500, 1500, आप जितना भी सोच सकते हैं, जो भी संख्या आप लिखोगे, 1 लाख, 1 करोड़, सभी संख्याएं अलग होती हैं, पर डिजिट, अंक जिसको हम बोलते हैं, वो केवल 10 होते हैं। तो सबसे पहले संख्याओं में सबसे पहले आती है प्राकृतिक संख्याएं, जिसको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ये प्राकृतिक संख्याएं हमारी सबसे पहली और बिल्कुल नॉर्मल सी संख्याएं हैं। इसमें जो भी गिनती के लिए प्रयोग की जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जो भी हम काउंटिंग करते हैं गिनतियों की, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 से, मतलब इसमें क्या होता है ना, हम 1 से स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखना। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसको हम 1 से शुरू करेंगे और अप टू इन्फिनिटिव तक लेके जाएंगे, ठीक है। ये इसमें पहला डिफरेंस होता है। प्राकृतिक संख्या इसमें दिया गया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। प्राकृतिक संख्याओं को ना हम समुच्चय को n से डिनोट करते हैं, n से दर्शाते हैं। भाई किसी भी संख्या, प्राकृतिक संख्या को n दिया गया हो तो संख्याएं आपसे पूछी गई हो तो आप क्या करोगे,
उन संख्याओं को 1 2 3 से आप शुरू करोगे और अप टू इन्फिनिटिव तक होते हैं। इसी प्रकार आपसे ना इसमें थोड़ा सा और अगर आपसे पूछ ले कि भाई प्राकृतिक अंक कौन से होते हैं, तो 1 से लेके 9 तक होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को हम होल नंबर्स, इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। आपको हिंदी के साथ साथ में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश का भी, ठीक है। इनको हम होल्स नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को क्या था कि 1 से शुरू होती थी। इसमें क्या है कि प्राकृतिक संख्याओं में 0 भी शामिल कर दिया जाए तो उसको संपूर्ण होल नंबर्स कहते हैं। कहाँ से शुरू होती हैं ये? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 अप टू इन्फिनिटिव तक होती हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें क्या होता है कि इनको हम W के द्वारा दर्शाते हैं। ये जो होती हैं संख्याएं W के द्वारा दर्शाते हैं। W इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6। और इसमें अगर आपको अंक पूछ लें तो 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 अंक इसमें हम दर्शाते हैं। तो ये थोड़ा सा दोनों प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में एक डिफरेंस है। क्या है कि प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से लेके 9 तक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से लेके अप टू इन्फिनिटिव तक होती हैं। तो दोनों में डिफरेंस पूछ ले तो क्या होगा? प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू हो जाएंगी और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू हो जाएंगी। इसके बाद तीसरी संख्याएं आती हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक को हम इंग्लिश में इंटीजर्स भी कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। पूर्ण को हम इंटीजर्स भी कहते हैं। पहले हमने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी, पूर्ण संख्याएं पढ़ी, तीसरे नंबर पर पूर्णांक संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं? ये वो संख्या होती हैं तो धनात्मक भी होती हैं, ऋणात्मक भी होती हैं और इसमें शून्य भी मिला होता है। इसमें हम कह सकते हैं कि जो एक लाइन खींचते हैं, लाइन में के मध्य में बिल्कुल 0 होता है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ ध्यान रखना, एक लाइन हमने खींची है स्ट्रेट में, उसमें 0 होता है, जिसके राइट साइड में पॉजिटिव अंक होते हैं, धनात्मक संख्याएं होती हैं और उसके बाएं में ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, जैसा कि आपको एग्जाम्पल में दिया गया है। अब पूर्णांक संख्याओं को हम Z के द्वारा डिनोट करते हैं। ध्यान रखना है किसके द्वारा डिनोट करते हैं? Z के। इसमें पूछ लेगा कि पूर्णांक संख्याओं के मध्य में क्या होता है? 0 होता है। या फिर पूर्णांक संख्याओं में 0 के दाहिने तरफ कौन सी संख्याएं होती हैं? धनात्मक संख्याएं होती हैं और बाईं तरफ कौन सी संख्या होती हैं? ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो इसमें ध्यान में देने वाली बात है वो क्या है कि लाइन में एक जो हम लाइन खींचते हैं उसमें 0 होती है, दाहिने तरफ 1 से इन्फिनिटिव तक होते हैं, बाईं तरफ -1 से इन्फिनिटिव तक होते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नंबर 4 पर आती है प्रीमिय संख्याएं। प्रीमिय संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर्स। प्रीमिय संख्याएं, इससे पहले आपने 3 संख्याएं पढ़ ली हैं, चौथे नंबर पर आती हैं आपकी प्रीमिय संख्याएं। प्रीमिय संख्याएं दोस्तों कौन सी होती हैं? जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखते हैं, मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पूर्ण प्रीमिय संख्याएं कहा जाता है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जहाँ पर P और Q पूर्णांक होते हैं परंतु Q की वैल्यू Q इजिकल टू 0 नहीं होना चाहिए, उन्हें हम प्रीमिय संख्याएं कहते हैं। मतलब इसमें कहने का मतलब क्या है कि इसमें अंश 0 हो सकता है परंतु हर 0 नहीं होना चाहिए। जिन संख्याओं को हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं या P/Q के रूप में लिखते हैं, और P और Q क्या होना चाहिए? हमारा पूर्णांक होना चाहिए। कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 या माइनस की कोई भी संख्या, परंतु Q 0 नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में 1/2, 3/4, 5 का क्या है? जिसके नीचे कोई भी नहीं होता, जिसका हर नहीं होता है, उसके भाग में क्या होता है? 1 होता है। तो 5 को हम 5/1 भी लिख सकते हैं। इसके बाद -2 को हम -2/1 भी लिख सकते हैं। 0 और 0 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं। मतलब जिसके हर के नीचे कुछ नहीं लिखा होता उसके हर के नीचे क्या होता है? हर का वैल्यू, हर का मान होता है 1। इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसके बाद 0.5, 0.75 और 0.333 डैश 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 का मतलब है कि इसके पीछे रेगुलर 3 3 3 भी आता रहेगा। तो ये संख्याएं भी
अप्रिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बाद दोस्तों 5 नंबर पर आ जाता है हमारा अप्रिमेय संख्याएं। अप्रिमेय संख्याओं को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो इरेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं? जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ध्यान रखें कि संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जाता है उनको परिमेय संख्याएं कहते हैं। जितनी भी हमें पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सबको हम परिमेय संख्याएं कह सकते हैं और p/q के रूप में होता है, परंतु q की वैल्यू 0 नहीं होती तो परिमेय संख्याएं। और जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उन संख्याओं को क्या कहेंगे? अप्रिमेय संख्याएं कहेंगे। तो अभी हम अप्रिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल हम थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें दशमलव प्रसार, अनंत, अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 4 और पाई की वैल्यू। वर्गमूल 2 की वैल्यू आप सभी लोगों को पता है, वर्गमूल 3 की भी पता है, पाई की भी। पाई को भी हम क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। मतलब जिसकी वैल्यू इन्फिनिटिव हो, नॉन टर्मिनेट हो, नॉन रिपीटिंग हो, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अप्रिमेय संख्याएं कहते हैं। और जो रिपीटिंग हैं, टर्मिनेटेड हैं, जैसे 0.333 मैंने बताया था, वो कैसी थी? पूर्णांक संख्याएं थी, परंतु 0.34256 इस तरह की संख्याएं आती हैं तो नॉन टर्मिनेट संख्याएं हो जाएंगी। वर्गमूल 2 का वैल्यू जैसे 1.414213 डैश 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 ऐसे होता है। इसमें दशमलव अंक समाप्त नहीं होते हैं। इनका पैटर्न क्या है कि रेगुलर इनको दोहराता रहता है। इनकी वैसे ही हमारा क्या होता है कि वर्गमूल 3 की वैल्यू आप जब निकालोगे तो उसकी भी हमारा कोई निश्चित अंक तक नहीं होगा, वो बार बार तक रिपीट होती रहेगी। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं सम संख्याएं। सम संख्याओं को इवन नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्याओं को इवन नंबर भी कहते हैं। सम संख्याएं जो संख्याएं 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं, जो संख्याएं 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं उनको कहते हैं हम सम संख्याएं। अब 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं? भाई ये आगे विभाजकता में भी काम आएगा। आपको विभाजकता के जो नियम होंगे ना, उसमें भी आगे बताया जाएगा 2 से कौन कौन सी संख्याएं भाग होती हैं। इसका बड़ा इजी सा रूल है, सबको पता होगा। नॉलेज कोई इतनी बड़ी बात है नहीं इसके बारे में कि किसी को ना पता हो। जिसके लास्ट में 0 हो, किसी भी संख्या के लास्ट में 0 दी गई हो, 2, 4, 6, 8 अंक आए हों, तो उन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? हम सम संख्याएं कहते हैं। 2n तो आप लोगों को पता ही है कि नॉर्मल है कि 2n, इसको क्या है सामान्य रूप से किससे लिखते हैं? 2n से हम इसको दर्शाते हैं। 2 से डिविजिबल करना सबसे आसान सा है। कोई भी संख्या 2 से आप सभी लोग भाग कर ही सकते हैं। अब है विषम संख्याएं। ओड नंबर्स कौन से होते हैं? ओड नंबर्स देखो, सम संख्याएं तो जिसके लास्ट में क्या बताया? 0, 2, 4, 6, 8 अंक आया हो तो सम संख्याएं हो गई। अब इसके अलावा कौन से जो अंक हमारे बच गए, जो संख्या कितनी भी बड़ी संख्या हो उसके केवल हमें लास्ट डिजिट देखने हैं, हमें कि लास्ट डिजिट कौन से हैं, कि जो बचे हुए डिजिट हैं वो आएंगे तो इसमें कौन से हो जाएंगे? वो विषम संख्याएं हो जाएंगी। मतलब दो संख्या 2 से भाग नहीं होती, उनको क्या कहते हैं? पूरी तरह से विभाजित नहीं होती, उसे विषम संख्याएं कहते हैं। सीधी सी बात भाई। और कौन कौन से अंक बच गए? 1 बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया, 7 बच गया और 9 बच गया। किसी भी संख्या के जो लास्ट में ना आपको ये डिजिट दिए गए हों, केवल ये डिजिट देखना है कि किसी संख्या, कोई संख्या है 1 2 3 4 5, ठीक है, उसके लास्ट में 5 आया तो विषम संख्या हो जाएगी। इसके लास्ट में अगर हम 6 लगा देंगे तो वो सम संख्या हो जाएगी। विषम संख्याओं का सामान्य से अगर हम कोई भी संख्या निकालते हैं, विषम संख्या निकालनी हो तो हम क्या होते हैं? 2n+1 हम लिखते हैं। कोई इसका फार्मूला होता है कि अंत 11 सम संख्या, 11वीं विषम संख्या कौन सी होती है? तो 11 दूनी 22 और 1 23 हो जाएगी। इस हिसाब से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। अभी इसके बाद
हम देखते हैं भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। कंपोजिट नंबर्स, अभी हम कौन से देख रहे थे, इन दोनों में डिफरेंस देख लेना भाई। भाज्य अभाज्य अलग होती हैं, सम विषम अलग होती हैं। तो सम विषम का डिफरेंस लेके इसमें नहीं चलना है, अब इसमें भाज्य हैं। देखो भाज्य कौन सी संख्या होती है, इसमें बस इतना ध्यान रखना कि जिन संख्याओं के दो से अधिक भाजक होते हैं, मतलब जिन संख्याओं के कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, 3 गुणनखंड होने चाहिए, या 3 संख्याओं से वो भाग होनी चाहिए। देखो 2 संख्याएं तो नॉर्मल सी होती हैं, कोई भी संख्या भाग होगी, एक तो 1 से भाग हो जाएगी और एक वो खुद से भाग होती है। इनके अलावा जो किसी तीसरी संख्या से भाग होती होगी, खुद के अलावा, एक के अलावा जो किसी भी तीसरी संख्या से भाग होती होगी, उसको क्या कहेंगे हम, उसको भाज्य संख्या कहेंगे। अब भाज्य संख्याएं, अब इसमें क्या हो जाएगा कि जिस संख्या के कम से कम 3 भाजक हों उसको हम भाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसे 4 हो गया, 4 क्या होता है, 1 से भी भाग होती है, 4 से भी भाग होती है, इसके अलावा 2 से भाग होती है। अब हम 6 ले लेते हैं, 1 से भाग होती है, 6 से भाग होती है, उसके अलावा 2 से भी भाग होती है, 3 से भी भाग होती है। 9 आ जाओ, अभी 9 को देखो 1 से भाग होती है, 9 से भाग होती है, इसके अलावा 3 से भाग होती है। अब ये डिफरेंस आपको देखना, सम विषम अलग हैं, भाज्य अभाज्य बिल्कुल अलग हैं। अब आ जाते हैं हम अभाज्य संख्याएं। अभी आपने भाज्य संख्याएं पढ़ी, भाज्य संख्याओं के कम से कम 3 भाजक होते हैं, 3 संख्याओं से भाग होना बहुत ज़रूरी होता है, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, जो कम से कम 2 संख्याओं से भाग हो। किससे भाग हो, 2 संख्याओं से भाग हो, उसको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब 2 संख्याएं कौन सी, एक तो 1 से भाग होती हैं, सभी संख्या 1 से भाग होती हैं, और एक वो खुद से भी भाग होना बहुत ज़रूरी है। तो किस किस से भाग हो जाएगी वो संख्या। अब सबसे पहली ऐसी संख्या कौन सी होगी जो अभाज्य होगी। देखो एक तो केवल एक का तो एक ही गुणनखंड है, उसके ये मतलब एक ही संख्या से भाग होती है एक, उसके अलावा 2 है, वो 1 से भी भाग होती है, 2 से भी भाग होती है, उसके अलावा फिर 3 होगी, उसके बाद 4। 4 कैसी संख्या होगी, 4 भाज्य संख्या होगी क्योंकि उसके 3 भाजक हैं। उसके अलावा फिर हम देखते हैं कि देखो इसमें एग्जाम्पल में सबसे चीज़ें हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और जो एकमात्र सम अभाज्य संख्या वो है 2। मतलब 2 एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य संख्या है। इसके बाद आ जाता है 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। इसको हम कैसे देखेंगे कि भाज्य अभाज्य नहीं है। अब देखो भाज्य का हमने क्या बताया था आपको कि भाज्य के कम से कम 3 भाजक होते हैं भाई, और अभाज्य के कम से कम 2 भाजक होने चाहिए। एक तो केवल एक का तो केवल खुद का ही हो गया। तो इसमें क्या है कि 0 और 1 न तो भाज्य संख्या होते हैं और न ही अभाज्य संख्या होते हैं। ये नोट करके रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा फिर जो संख्या भाज्य अभाज्य होते हुए भी सम होते हुए भी अभाज्य है वो 2 होती है। इसके अलावा अब हमारा नेक्स्ट संख्या आ जाता है सहअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। वो थे प्राइम नंबर, और ये अभी जो हम पढ़ेंगे वो है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका HCF महत्तम समावर्तक 1 हो, उन्हें सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। मतलब उनका HCF 1 होना चाहिए। देखो HCF को हम आगे जाके बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, उसका एक अलग से पूरा चैप्टर है HCF LCM का। अभी बस इतना समझ लो कि जो 2 संख्याएं होती हैं वो कॉमन रूप से किसी भी एक संख्या से भाग ना होती हों, बेशक वो भाजक हों, भाज्य संख्याएं हों, परंतु कॉमन रूप से एक से भाग नहीं होना चाहिए। अब 1 और 2 आप बोल सकते हो, उसके अलावा 1 के अलावा, उसमें 1 के अलावा 1 से तो सभी संख्या भाजक होती हैं। ये नहीं कहना कि सर अब ये तो 1 से भाजक होती है, 1 से तो 1 से सभी संख्या भाजक होती हैं। अब देखो 8 और 15, 8 और 15 क्या होते हैं, 8 और 15 ऐसी संख्याएं हैं कि जो वैसे तो 2 से 8 भी भाजक है और 15 भी भाजक है, परंतु ये कॉमन रूप से भी किसी से भाग नहीं होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आ जाते हैं वास्तविक संख्याओं पर। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, अभी तक आपने जितनी भी ऊपर लिखी हुई संख्याएं पढ़ी हैं, ऊपर जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं, सम विषम भाज्य अभाज्य परिमेय अपरिमेय पूर्ण पूर्णांक, सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं,
वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण, पूर्णांक और प्राकृतिक संख्याएं सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो p/q के रूप में जिनको नहीं लिख सकते उनको अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो 2 - 5 3/4 0 वर्गमूल 2 पाई सभी संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकने वाली संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को। कोई भी संख्या है जो संख्या रेखा पर हम दर्शा सकते हैं, उन संख्याओं को हम जिसका हम मान निकाल सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। अब रियल नंबर को हम और किस तरीके से देख सकते हैं? रियल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। मतलब वास्तविक संख्याएं हमने अभी बताया आपको क्या होती हैं कि जितनी भी अभी तक आपने संख्याएं पढ़ी हैं सभी की सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रहेगी बढ़िया से कि जितनी भी संख्याएं अभी तक आपने पढ़ी हैं प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक सभी के सभी क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारी अवास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। अवास्तविक संख्याओं को कैसी भी संख्या भी कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं भी कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स भी इनको कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इनको? इमेजिनरी नंबर्स भी इनको कहा जाता है। ध्यान रखना है इस बात का। तो कौन से होते हैं इमेजिनरी? जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं, वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं परंतु उनकी हम कल्पनाएं कर सकते हैं। जो हम +1 +2 में मोस्टली हम इसका चैप्टर में देखते हैं, पढ़ते हैं, उसका मान निकालते हैं। तो उनको हम जैसे कि कोई भी संख्या वर्गमूल के अंदर माइनस में, अभी तक हमने कोई भी संख्या वर्गमूल के अंदर माइनस में नहीं पढ़ी थी। तो वर्गमूल के अंदर जितनी भी संख्याएं माइनस में होती हैं उन्हें हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। हम जानते हैं कि किसी वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता। वर्गमूल हम किसी का वास्तविक नहीं निकाल सकते हैं, उनको हम अवास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे वर्गमूल -3 हो जाएगा, या घनमूल -4 हो जाएगा। सभी संख्या क्या हो जाएंगी? काल्पनिक संख्या हो जाएंगी। देखो वर्गमूल -1 का वास्तविक मान आयोटा होता है। क्या होता है? आयोटा होता है। जहाँ आयोटा को काल्पनिक इकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काल्पनिक इकाई कहा जाता है। अब -वर्गमूल 4 का जो मान होता है 2 आयोटा होता है। -वर्गमूल 9 का मान होता है 3 आयोटा। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। वर्गमूल 9 नहीं है, ये वर्गमूल के अंदर माइनस संख्या है। तो अभी भी जो संख्याएं वास्तविक नहीं है, ऊपर से हमें जितनी संख्याएं नहीं पढ़ी उसमें क्या है? वर्गमूल के अंदर माइनस नहीं था। -2 भी, वर्गमूल 2 पढ़ा, वर्गमूल 3 पढ़ा, परंतु वर्गमूल -2 नहीं पढ़ा था हमने। अब ये संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं रेखा पर सामान्य वास्तविक संख्याओं की तरह प्रदर्शित नहीं किया जाता। अभी तक हमने क्या बताया था कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं उनको हम उस पे दर्शा सकते हैं। वास्तविक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय सबको हम इस पे सामान्य संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, परंतु वास्तविक संख्याओं को हम इस पे नहीं दर्शा सकते। सबसे महत्वपूर्ण आपको याद करने का चार्ट आपको याद होना चाहिए नंबर सिस्टम का। हम चार्ट हम कैसे याद करेंगे? प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्याएं, फिर पूर्णांक संख्याएं, फिर परिमेय संख्याएं, उसके बाद वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को क्या कहते हैं? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्याएं भी कहा जाता है। अब इसको देखो छोटा छोटा, मोस्टली हम जल्दी से याद करें तो परिमेय संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, पूर्णांक संख्याएं जो सामान्य रेखा पर दोनों तरफ होते हैं +- 0 के, और उस बीच में 0 माना जाता है। 0 कैसा अंक माना जाता है? मध्य अंक माना जाता है। अब उसमें हमने शुरू में बताया था नेचुरल नंबर को n से लिखते हैं, प्राकृतिक संख्याओं को, पूर्ण संख्याओं को W से लिखते हैं, पूर्णांक को Z से लिखते हैं, परिमेय संख्याओं को Q से लिखते हैं, वास्तविक संख्याओं को R से लिखते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। ये आगे जाके ना आपको सीधा W दे के लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में
क्वेश्चन आएंगे भाई इसके आगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। आपके प्रश्न में प्राकृतिक अंक और प्राकृतिक संख्या अलग अलग लिखे गए हैं। गणित में क्या होता है, प्राकृतिक अंक, गणित में अंक 10 ही होते हैं। कौन से, 0 से लेकर 9 तक ही अंक माना गया है। जब परंतु प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं, 1 से 9 तक। और जो 0 से शुरू होती, 1 से इन्फिनिटी तक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, और प्राकृतिक अंक 1 से लेके 9 तक होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अभी देखो यहाँ तक आपकी संख्याएं ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ आपने मोस्टली सारी संख्याएं पढ़ ली हैं भाई, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, और एग्जाम्पल भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अगर समझ में ना आए तो इस वीडियो को एक बार और देख लेना है, और सबको ना इनको नोट करके रखना है, अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। नोट्स बना के उसमें से पढ़ोगे तो और जल्दी से तैयार होगा। अभी आ जाते हैं हम विभाजकता के नियम, ठीक है। 2 से कौन कौन सी संख्याएं भाग होती हैं। देखो मैंने पहले भी आपको बताया था, 2 वाला जब आया था, कि 2 से कौन सी संख्याएं भाग होंगी। पूर्ण संख्याएं जो भी होती हैं 2 से भाग होती हैं, मतलब जिसका इकाई का अंक क्या होगा, कोई भी संख्या हो जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा, 2 से भाग होंगी। अब 3 से कौन सी संख्या भाग होगी, कोई भी आपको संख्या दी गई है उसके सभी अंकों का जोड़ कर लेना है, और जोड़ अगर 3 से भाग होता होगा तो वो संख्या 3 से भाग हो जाएगी। अगर उसका जोड़ 3 से भाग नहीं हो रहा है तो वो संख्या 3 से भाग नहीं होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब जैसे 123 हो गया, 123 के अंकों को हम जोड़ेंगे तो 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया, तो वो 3 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। अब 4 से अगर कोई की संख्या हमने देखना है कि भाई 4 से कौन सी भाग होती है, क्योंकि कितनी भी बड़ी संख्या दे रखी हो उसके केवल हमें लास्ट के ना 2 डिजिट देखने हैं, 2 अंक ही देखने हैं, इकाई और दहाई का अंक। अगर वो दोनों या तो 0 हैं और या फिर 4 से भाग हो रहे हैं तो वो संख्या भी क्या होगी, 4 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। ये ना बड़े शॉर्टकट के नियम होते हैं, बहुत काम आते हैं आगे जाके। कोई भी संख्या 5 से कौन सी भाग होती है, या तो जिसका इकाई का अंक 5 होता है या 0 होता है। इसमें 5 से कौन सी भाग होगी, देखो बिल्कुल ईजी सा नियम है, या तो जिसके पीछे 0 होगा या फिर 5 दिया होगा। देखो ये रूल ना आप ना याद करोगे तो आगे जाके ना एग्जाम में जब क्वेश्चन निकालोगे ना, क्वेश्चन में आपका टाइम बहुत सेव करते हैं ये संख्या। ये छोटी छोटी सी बात होती है, परंतु एग्जाम में बहुत बड़ा फैक्टर ये इफेक्ट डालती हैं। इसके बाद 6 से कौन सी संख्या पूर्णतः भाग होगी, 6 से कौन सी। अब देखो 6 क्या है, 6 सम संख्या है। अब 6 का योग किससे भाग होता है, 3 से भाग होता है। अब इस चीज़ को ध्यान रखना। इसके अगर हम फैक्टर भी करते हैं तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं तो 3 दूनी 6 होता है। तो जो संख्याएं 2 से भी भाग हो जाएगी और 3 से भी पूरी पूरी भाग हो जाएगी, तो वो संख्याएं 6 से भी भाग हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं कि 7 से कौन कौन सी संख्याएं भाग होती हैं। देखो इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ध्यान रखना है। इसके 3 अलग अलग नियम बताए जाएंगे, तीनों को याद रखना। यदि किसी भी संख्या में लगातार 3 बार 2 समान अंक दिए गए हों, अब जैसे 62 62 62 दिया गया है तो 3 बार दिया गया है, 62 62 2 समान अंक है। सेम ऐसे ही 38 38 38 दिया गया है, 3 बार 2 समान अंक होने चाहिए। उसके बाद यदि किसी संख्या का इकाई का अंक दोगुना करके संख्या के इकाई के अंक को हटाकर प्राप्त हुई संख्या से घटाने पर 7 गुणज मिलता है। क्या है, 348 को 7 से विभाज्य करके देखेंगे तो सबसे पहले क्या है, इकाई का अंक आप हटा दीजिए। अब जो संख्या बचती है, कितना बच गया, 34 बच गया। तो उसको अब 8 को डबल करने पर 8 दूनी 16 हो गया, 34 था पहले, उसको 16 में से घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 18 बच गया। 18 7 से भाग नहीं होता है, तो 348 भी 7 से भाग नहीं होगा। इसमें क्या है कि पहले जो इकाई का अंक है वो आपने हटा देना है, उसके बाद जो दहाई का अंक है उसका डबल करके उस संख्या में जोड़ देना है, फिर वो पूरी संख्या घटा देना है। अगर जो शेष बचता है 7 से भाग होगा तो वो संख्या भी 7 से पूरी भाग हो जाएगी। अब इसका तीसरा नियम आता है, जब किसी संख्या का जब पहले 2 अंक 3 बार डिजिट हो,
अब 6 बार पुनरावृत्ति हो रखी हो, 12 बार पुनरावृत्ति हो रखी हो, 18 बार पुनरावृत्ति हो रखी हो, तो वह संख्या भी 7 से पूर्ण भाग हो जाएगी। ठीक है, पहले 6 वाला एग्जाम्पल दिया था, उसके बाद वो 6 बार रिपीट हो रही हो, 3 बार, 6 बार, 12 बार, 18 बार अगर वो रिपीट हो रही है तो 7 से पूर्ण विभाजित होगी। अब ले लेते हैं 8 से। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, 2 में इकाई का अंक क्या था, 2 से इकाई का अंक भाग होता है। 4 में दहाई के अंक तक हमने देखा, अब क्या आ गया, 8 आ गया। 8 में लास्ट के 3 डिजिट ले लेंगे, सैकड़े तक डिजिट ले लेंगे, या तो तीनों जीरो हों या फिर तीनों अंक 8 से भाग होती हो, तो बड़ी से कितनी भी बड़ी संख्या होगी, अगर उसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो भी 8 से भाग हो जाएगी। अब आते हैं 9 से संख्या। अब 9 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी, जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त होगा। अगर कोई भी संख्या दी गई है, उसके अंकों को हम जोड़ते हैं, अगर वो 9 से भाग होती है तो उसके अंक 9 से भाग होते हैं तो संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। अब इसको एक चीज़ और देखना भाई, ये तो 9 तो 3 से ही भाग होता है, तो जो संख्या 9 से भाग होगी वो 3 से भी भाग होगी, ये याद रखना। अब अगला तो बहुत सा इजी सा है बिल्कुल, 10 से कौन सी संख्या भाग होती है, जिसके लास्ट में जीरो हो वो संख्या किससे भाग हो जाएगी, 10 से भाग हो जाएगी। या फिर देखो इसको अभाज्य गुणनखंड बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10 का मतलब क्या है कि जो संख्या 5 से भाग होती है और 2 से भाग होती है तो कैसी संख्या होगी, जिसके लास्ट में जीरो आएगी कि, और वही संख्या 10 से भाग होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपके एग्ज़ाम में किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हर बार आता है ये, और कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दोगे ये आएगा ही आएगा आपको। ये क्या है कि कोई भी संख्या के सम स्थान और विषम स्थान जो होते हैं उनका योग का अंतर, पहले सम स्थान अलग कर लेने हैं, विषम स्थान वाले अलग अंक अलग कर लेने हैं, फिर दोनों का क्या कर देना है, अंतर कर देना है। या तो उनका अंतर जीरो आए या फिर वो 11 से पूरा भाग होता हो तो वह संख्या 11 से पूरी भाग हो जाएगी। अब जैसे 555 देखो, 5555 में क्या है, ये तो एक ही जैसी संख्या हो गई, तो इसके सभी अंक 10 में से 10 माइनस करोगे जीरो, तो अगर इसका माइनस जीरो आ रहा है तो इसका माइनस करने पर जीरो आ रहा है तो ये संख्या भी ये भाग हो जाएगी। अब इसके बाद 5 6 7 8 आपने लिखा, 5 6 7 8 सम संख्या पर क्या है, 7 और 8, क्या है 7 और 5 6 7 8, 6 और 8 सम संख्या पे उनको जोड़ दो, 8 अच्छे 14, 7 और 5 12, अगर इनको माइनस करोगे तो 2 आएगा जो कि 11 से भाग नहीं होता है, तो वो संख्या भी 5 6 7 8 को आप 11 से भाग करोगे तो वो संख्या 11 से भाग नहीं होगी। अब आ जाते हैं 12 से कौन सी संख्या भाग होगी, 12 के अभाज्य गुणनखंड बना लेते हैं, 4 तिया 12, सहभाज्य संख्या बना लेते हैं, 4 तिया 12, जो संख्या 3 से भी भाग होती होगी और 4 से भी भाग होती होगी वो संख्या 12 से भी भाग हो जाएगी। अब 3 से कौन सी संख्या भाग होती है, जिसके अंकों का योग 3 से भाग हो जाए, और 4 से कौन सी संख्या होती है, जिस संख्या के लास्ट के अंक या तो 4 से भाग होते हों या जीरो हों, वो संख्या भी 4 से पूरी भाग हो जाती है। अब हम देखते हैं भाई 25 का, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 25 से पूरी विभाज्य हो जाती है या उसके अंतिम दोनों अंक जीरो हों तो वो संख्या भी 25 से पूर्णतः विभाज्य होगी। इसका मतलब क्या है कि कोई भी संख्या हो उसके अंतिम 2 अंक हमने लेने हैं और 2 अंकों में या तो दोनों जीरो हों या फिर वो 25 से भाग होती हो, 25 से कौन सी, या तो उसके लास्ट में 25 हो या 50 हो या 75 हो। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट 13 से कौन सी संख्या भाग होगी, तो उस संख्या में हम क्या देखेंगे, उसके इकाई के अंक को 4 से गुणा कर देंगे और जो संख्या बच गई है उसमें जोड़ देंगे। यदि वह 13 से पूरा भाग हो जाएगा तो संख्या भी 13 से पूरी भाग हो जाएगी, अगर वो 13 से पूरा भाग नहीं होगा तो संख्या भी 13 से पूरी भाग नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग लगेगा पर इम्पोर्टेंट है, इजी है बहुत, देखना। जैसे हमने संख्या ले ली 169, ठीक है, इकाई का अंक हो गया 9, बाकी संख्या बच गई 16। इसको क्या करेंगे, 9 को 4 से गुणा कर देंगे और 9 चौक 36 हो गया, 16 में जोड़ देंगे, 16 और 36 जोड़ने पर 52 हो गया, तो 52 को फिर 13 से भाग करेंगे, तो 13 चौका 52, तो ये 13 से भाग होती है तो ये संख्या भी पूरी 13 से पूरी भाग
हो जाएगी। तो इसमें बस ये इतना ईजी सा है, आप देखेंगे तो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस इतना देखना इकाई के अंक को याद रखना है इसमें कि इकाई के अंक को लेना, उसको 4 से गुना करना है, जो संख्या बच गई उसमें जोड़ देना है उसको, और अगर वो 13 से भाग हो जाती है तो वो संख्या भी 13 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आते हैं हम 17 से विभाजकता का नियम। इसमें क्या करेंगे, 13 में हमने 4 से गुना किया था, 17 में हम इकाई के अंक को 5 से गुणा कर देंगे, और उसमें हमने जोड़ा था, इसमें हम उसको बाकी संख्या में से घटा देंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, 13 में 4 से गुणा करके जोड़ना है और 17 में 5 से गुणा करके उसको घटा देना है। अगर वो संख्या 17 से भाग हो जाएगी तो पूरी संख्या 17 से भाग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसका उदाहरण हम देखते हैं। जैसे 289 है, अंतिम अंक 9, 289 में अंतिम अंक 9, 9 पंचे 45, बची हुई संख्या 28। 28 में से 45 करेंगे तो -17, -17 17 से भाग होती है, बिल्कुल पूरी पूरी भाग हो जाती है, तो इसलिए 289 भी 17 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। और 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अभी हम नेक्स्ट लेते हैं 19 से विभाजकता का नियम। 19 में विभाजकता क्या है, किसी संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा करेंगे और उसे बची हुई संख्या में जोड़ दें। यदि प्राप्त संख्या 19 से भाग होगी तो भी मूल संख्या भी 19 से विभाग हो जाएगी। ये चीज़ में इसमें क्या करना है, इसमें इकाई का अंक हमने देखना है। अगर इकाई का अंक 2 से पूरा भाग होता है तो संख्या भी 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी, 19 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 133 है, अंतिम अंक 3, 3 दूनी 6, 13 और 6 19, 19 से पूरा भाग होता है, तो इसलिए 133 भी 19 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों ने। तो ये बिल्कुल इजी से हैं भाई, 1-2 बार आप एग्जाम्पल ट्राई करोगे ना तो ये आपको बिल्कुल टिप्स पे याद हो जाएंगे। ज़्यादा इसमें सोचने की समझने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम कुछ ना शॉर्टकट के ट्रिक्स याद करते हैं। ठीक है, आसान है, गुना के शॉर्ट ट्रिक हैं, बिल्कुल आसान है, आसान तरीके से होंगे। और उसमें हम ज़्यादा मतलब जैसे भाग करते टाइम आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताए गए हैं, उसमें टाइम बचता है। क्वेश्चन में आप प्लस माइनस डिवाइड ये करते हो, तो मैथ में है क्या, 4 ही तो चीज़ करनी होती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। चलो अभी हम गुना के कुछ एक नियम देखते हैं। जैसे किसी संख्या को 5 से गुना करना हो तो क्या करेंगे, उसको 10 से गुणा करके 2 से भाग दे देंगे। मतलब कहने का अगर किसी संख्या को 5 से गुणा करना है तो उसके पीछे लास्ट में 0 लगा देंगे और उसको उसका आधा कर देंगे, तो संख्या 5 से भाग हो जाएगी। अगर किसी संख्या को 9 से गुणा करना है तो क्या करेंगे, उसके पीछे 0 लगा देंगे और उसमें से जो वो संख्या है वो संख्या घटा देंगे, और संख्या 9 उसके 9 से गुणा हो जाएगी। अब जैसे 37 है, 37 अब हम लेते हैं 11 से बनी संख्या, दोनों अंकों का योग बीच में रखें। जैसे 23 गुणा में 11 क्या है कि आगे 2 कर दिया, पीछे 3 कर दिया, बीच में दोनों संख्याओं को जोड़ दिया, तो 253 11 से पूरी ये गुणा हो जाएगा। अब 12 है, 12 से क्या करेंगे, पहले 10 से गुणा कर देंगे और फिर उसका दुगुना करके उसमें जोड़ देंगे। 35 से 12 गुणा करेंगे तो 35 के पीछे 0 लगा दिया और प्लस 35 दूनी 70। तो ये आपको बिल्कुल ईजी से हैं। 11 का देखो, 23 गुणा में 11 करना हमने, तो 2 प्लस 3 और 3 253 हो गया। ऐसे ही 12 का है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे 25 से किस संख्या को गुणा करते हैं तो क्या कर देते हैं। देखो पहले हमने 5 से पढ़ा था, 10 का हो गया। अब 25 का क्या है, 25 के पीछे 2 0, किसी उस अंक को जैसे 36 गुणा में 25 करना है तो 36 के पीछे 2 0 लगाओ, 4 से डिवाइड कर दो तो 900 आ जाएगा। ऐसे ही 100 का अगर किसी संख्या को 50 से गुणा करना है उसका क्या करेंगे, उसका हम संख्या के पीछे 2 0 लगा देंगे और उसका आधा कर देंगे, तो वो संख्या किससे मल्टीप्लाई 50 हो जाएगी। जैसे 24 गुणा में 50 करेंगे तो 24 का आधा 12 और पीछे 2 0 लगा दी, कितना हो गया 1200। तो बिल्कुल ईजी सा है, टाइम नहीं लगेगा उसका। जब आप 1-2 बार एग्जाम्पल करोगे ना तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं कि 9 का दूसरा तरीका क्या है। पहला तो हमने क्या बताया कि उस संख्या के पीछे 0 लगा देंगे, संख्या घटा देंगे।
तो इस चीज़ का देखना है। 5 का दूसरा तरीका है कि संख्या को आधी कर देंगे और उसमें 10 से गुणा कर देंगे। तो इसमें भी सेम सीधा सा जो नॉर्मली आपको बात बताई थी कि उसके पीछे 0 लगाओ तो उसे डिवाइड कर दो, सीधा सा आ जाएगा। अब जैसे 460 को 5 से गुणा करना है, आप वैसे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, अगर आप शॉर्ट तरीके से करोगे तो इसको 446 के पीछे 0 लगाया और 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 0 230 आ गया। इस तरीके से हमने ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब सेम देखो 9 का था, ऐसे 99 का है। 99 में क्या करेंगे हम, जिस संख्या को 99 से गुणा करना होगा उसके पीछे 2 0 लगा देंगे और वो संख्या घटा देंगे। जैसे 47 इंटू 99, तो इसका क्या करेंगे, 47 के पीछे 2 0 लगा दिया और 47 इसमें से माइनस कर देंगे, तो 47 माइनस 47 453 संख्या आ जाएगी। दूसरा है 12, कोई संख्या 101 से गुणा करनी हो तो क्या करेंगे, उस संख्या के पीछे 2 0 लगा देंगे और संख्या उसमें जोड़ देंगे, तो वो संख्या क्या होगी, 101 से पूरी 101 का मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे 34 गुना में 101, 34 के पीछे 2 0 लगाई 34 और प्लस 34 कर देंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना। सेम अभी 99 का कितना भी हो जाए तो मुझे आशा है कि आप 99 वाला पूरा कर लोगे इसमें से। ठीक है, तो अभी हमारा लगभग ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो इसमें से नेक्स्ट डे आप कुछ इसकी एक्सरसाइज करवाएंगे, तो उसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखो भाई, ये बिल्कुल इसमें हमने 3 टॉपिक कवर किए हैं। एक संख्याओं वाला टॉपिक कवर किया है, एक भाग वाला टॉपिक कवर किया है, एक गुणा वाला टॉपिक क्लियर किया। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालें। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आई हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।